ये आकाशवाणी दिल्ली है। प्रस्तुत है हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम साहित्य की। श्रोताओं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक ऐसे व्यक्तित्व रहे हैं जिन्होंने हर क्षेत्र में अपना योगदान दिया है। साहित्य भी उनसे अछूता नहीं रहा। उन्होंने न केवल अनेक कृतियों की रचना की, वरन अनेक समाचार पत्रों का संपादन भी किया। उनकी प्रेरणा से ही स्त्री विमर्श और दलित विमर्श जैसा साहित्य सामने आया। साहित्यिकी के इस अंक में आइए सुनते हैं परिचर्चा नव सृजन के प्रतीक डॉक्टर अंबेडकर। प्रतिभागी हैं वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर शिवराज सिंह बेचैन, वरिष्ठ लेखक और कथाकार डॉक्टर अजय नावरिया, वरिष्ठ कवि और समीक्षक श्री पंकज चौधरी और वरिष्ठ कवि और कथाकार डॉक्टर पूरण सिंह। परिचर्चा का संचालन कर रहे हैं डॉक्टर पूरण सिंह। बाबा साहब अम्बेडकर ने आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप में उनका कोई सानी नहीं है, लेकिन इन चीज़ों से हटकर के जो उन्होंने साहित्य में पृष्ठभूमि तैयार हम लोगों को करने के लिए दी, उसके बारे में मैं बेचैन सर आपसे एक दो बात जानना चाहूँगा कि उनके लिखे हुए से हमारी कैसी भूमि उर्वर हुई जिससे हम साहित्य की तरफ मुड़े। जब हम नवसृजन के प्रतीक बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं तो उनका एक सृष्टा रूप हमारे सामने एक आकृति बनती है, एक उनकी छवि उभरती है और फिर हम देखते हैं कि उन्होंने किस प्रकार का सृजन स्वयं किया और उनके सृजन का प्रभाव नवसृष्टाओं पर कैसे पड़ा। तो अगर हम व्यापक दृष्टि से देखें तो वो बहुत चीज़ों के सृष्टा हैं। वो संविधान के सृष्टा हैं, वो समाज में आर्थिक चिंतन के सृष्टा हैं, वो आधुनिक विचारों के सृष्टा हैं और आधुनिक विचारों में ही नया साहित्य आता है या जो डेमोक्रेटिक लिटरेचर आता है या जो शोषित, पीड़ित, न्याय से वंचित लोगों का साहित्य आता है। वो देखिए बहुत बड़े अध्येता थे और उन्होंने दर्शन, राजनीति, विधि, लिटरेचर, हिस्ट्री, तमाम चीज़ों का अध्ययन किया तो साहित्य उससे वंचित नहीं रह सकता था। एक बार उन्होंने कहा कि मुझसे पूछा गया कि आपने सब कुछ लिखा लेकिन कविताएं नहीं लिखी, आप कवि क्यों नहीं बने? तो उन्होंने कहा कि देखो, आप कल्पना कीजिए, और साहित्य में कल्पना की बहुत आवश्यकता होती है, कि जो बच्चा गांव के चौधरी की चारपाई पर नहीं बैठ सके, ऐसा बच्चा कल्पना कीजिए गोलमेज सम्मेलन में जाकर जहां देश का भाग्य तय हो रहा है उसमें अपनी भूमिका अदा करता है, तो इस यात्रा में आपको कविता नहीं दिखाई पड़ती, आपको सृजन नहीं दिखाई पड़ता जी। तो कविता केवल ये नहीं है कि आपने शब्दों की तुकबंदी की है, कविता नया सृजन, विचार का नया उत्पादन, विचार की नई ऊर्जा समाज को देता है। तो बाबा साहब ने जो चेतना दी, वो चेतना आज प्रतिबिंबित होती है तमाम कविताओं में, कहानियों में, उपन्यासों में, और उस नजरिए से लोग अपनी रचना को प्रस्तुत करते हैं, उसमें योगदान करते हैं, ऐसा मुझको लगता है। नावरिया जी, आपसे एक बात जानना चाहूँगा कि आपका लेखन पूरी तरह दलित साहित्य को समर्पित है, तो बाबा साहब से कहाँ से आपको लगा कि उनसे कहाँ से कितनी प्रेरणा ले सकते हैं और उनके लिखे हुए से आपके लेखन पर क्या प्रतिबिंबित हुआ? देखिए डॉक्टर साहब, जैसा कि ये विषय है नवसृजन के प्रतीक जी, तो हमें ये ध्यान रखना होगा कि जो पूरा का पूरा ये डिस्कोर्स है, जिसे हम आज दलित डिस्कोर्स कहते हैं या ह्यूमन डिस्कोर्स कहते हैं, ये सब एक मॉडर्न थॉट्स हैं, यानी आधुनिक विचार हैं जो अभी साहित्य में पिछले कुछ सालों में हिंदी साहित्य में दिखाई दे रहे हैं जी। मगर ऐसा नहीं है कि ये हिंदी साहित्य में ही थे, इससे पहले दूसरी भाषाओं में नहीं थे। हिंदी भाषा में भी पहले से थे मगर उस तरह से मुखर नहीं थे और उस फ्रेम में नहीं थे जिस फ्रेम में आज हैं ये। डॉक्टर अंबेडकर ने उस जमाने में इनकी नींव रख दी थी, इनके बीज डाल दिए थे। वो जो सृजन उस समय, जैसे जब वो वेटिंग फॉर वीजा लिख रहे थे, तब कौन सोच सकता था कि बाद में इतनी बड़ी संख्या में इतने लेखक, इतने आत्मकथाकार पूरी विधा को समृद्ध कर देंगे। एक ये भी माना जाता है कि जैसे ये मान लिया जाता है कि दलित साहित्य के बारे में या किसी भी जो जितने भी डिस्कोर्सेस होते हैं, जिसे हम आइडेंटिटी बेस्ड डिस्कोर्स यानी अस्मिता मूलक विमर्श कहते हैं, उनके बारे में ये मान लिया जाता है कि उनमें सिर्फ प्रतिरोध होगा। और मैं कहता हूँ कि सिर्फ शब्द जो है, मैं इसलिए जानबूझकर यहाँ पर कह रहा हूँ कि डॉक्टर अंबेडकर के जीवन और उनके कृतित्व को जब हम ध्यान से थोड़ा सा और
उसकी डेप्थ में, उसकी गहनता में जाकर जब हम उसको पढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि वहाँ सिर्फ प्रतिरोध नहीं है, वहाँ सौंदर्य भी है जी, और उदात्तता भी है, करुणा भी है। क्योंकि जब हम ये कहते हैं कि आक्रोश है या प्रतिरोध है, तो आक्रोश स्थायी भाव नहीं हो सकता, साहित्यिक मूल्य नहीं बन सकता वो स्थायी, क्योंकि वो स्थायी भाव नहीं है, संचारी भाव है। तो एक वक्त में हम उस क्रोध के, आक्रोश के भाव में रहेंगे और उसके बाद फिर वो नीचे चला जाएगा। मगर करुणा जो है, उदात्तता जो है, या परदुख कातरता, या न्याय की या बंधुत्व की जो बात है, ये सारे के सारे मूल्य डॉक्टर अंबेडकर ने जिस तरह से इनको अपने लेक्चर्स, जो भी उनके सोशल भाषण थे, जितने सामाजिक भाषण उन्होंने दिए, उनमें या उन किताबों में जो उन्होंने अपने विचार दिए, उनसे बाद में 60s के दौर में आकर जिस तरह मराठी साहित्य ने प्रेरणा ली पहले, और बाद में उसी भावना और उन्हीं मूल्यों को लेकर हिंदी में एक मूवमेंट शुरू हुआ। मूवमेंट मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इससे पहले नहीं थी ये सब चीजें, मगर उस फ्रेम में नहीं थी। और चेतना के स्तर पर डॉक्टर अंबेडकर जिस तरह से हिंदी साहित्य में आते हैं, वो पहली बार हमें जैसे ही दलित साहित्य का आगमन होता है उसमें आते हैं। आपने जो सवाल पूछा मेरे संबंध में भी ये सारी बातें मैं समझता हूँ कि चाहे वो प्रतिरोध हो और चाहे वो न्याय की पुकार हो, या जिसे मैं उदात्तता कहता हूँ या परदुख कातरता कहता हूँ, और उसमें पूरी मनुष्यता शामिल हो जाती है। पहले जिम्मेदारी अपने समुदाय के प्रति बनती है, मगर वही जिम्मेदारी बढ़ते हुए विश्व बंधुत्व तक पहुंच जाती है। तो ये है डॉक्टर अंबेडकर, असल में मूल प्रतीक जो है उनका। मैं समझता हूँ उनके विचार और विचारधारा को सीमित नहीं किया जा सकता, और अगर सीमित भी किया जाए तो इस अर्थ में सीमित किया जा सकता है कि प्राथमिक जिम्मेदारी किस चीज के लिए है। प्राथमिक जिम्मेदारी तो ये है, मगर उनकी चिंताओं में जिस तरह से स्त्री है, आप कभी नहीं सोच सकते कि वो दलित से या उन उत्पीड़ित वर्गों से कोई कम है जो एक जाति के आधार पर हम देखते हैं। उन्होंने जेंडर के आधार पर, रिलीजन के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर हर तरह की मनुष्यता को संबोधित किया। आपने स्त्री की बात की है, तो स्त्री चाहे दलित समुदाय की हो या तथाकथित उच्च वर्ण की हो, किसी भी वर्ग, दोनों के बारे में बाबा साहब का ये रहा कि उनसे उनको प्रेरणा लेनी चाहिए। पंकज जी, आपकी कविताएं पढ़ता हूँ मैं, तो साहित्य में आप कहाँ तक उनको अपनी कविताओं में ले पाए, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से? शुक्रिया पूरन जी। सामाजिक न्याय या समानता का जो विचार है, और वो विचार इंडिया में जहां कहीं भी है, वो बाबा साहब से ही आते हैं। तो जहां तक मेरी कविताओं का सवाल है, तो मैं सामाजिक न्याय, समानता और जाति उन्मूलन की बात ही अपनी कविताओं में करता हूं। जिस किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन है, जिस किसी भी तरह का भेदभाव है, उस भेदभाव के खिलाफ मैं अपनी कविताएं लिखता हूं। और न्याय की जो बात है, करुणा की जो बात है, प्रेम की जो बात है, वो नया भारत में, मतलब अंबेडकर मीन्स नया भारत, नवसृजन से मतलब है ना। और उसको आप अंबेडकर को नए भारत का प्रतीक भी कह सकते हैं। तो ये मेरी ही बात नहीं, सामाजिक न्याय की जो कोई भी बात कर रहा है, करुणा की, प्रेम की, उदात्तता की बात, वो सारी की सारी बातें अंबेडकर से ही हम लोग ग्रहण करते हैं। अंबेडकर ने जो अलख जगाई, हमको लगता है कि वो पूरी दुनिया में उसकी मिसाल नहीं है। तो हमारी कविताओं की प्रेरणा में डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हैं, और किसी भी तरह का जो भेदभाव है, डिस्क्रिमिनेशंस हैं, अन्याय है, उसके खिलाफ जब भी बात आएगी तो उसके प्रेरणा स्रोत के रूप में डॉक्टर अंबेडकर ठहरेंगे। जी सर जी। फिर मैं आपके पास आ गया एक बार जी। मेरा बचपन मेरे कंधों पर जी, आप कथा है आपकी जी। बाबा साहब कहीं तो रहे होंगे उसमें। बिल्कुल। मैंने पहली बार कक्षा 9 में पढ़ते हुए संगप्रिय गौतम का बाबा साहब की जयंती पर वक्तव्य सुना जी। उससे पहले मुझ पर प्रभाव था आर्य समाज का, और कारण ये था कि मेरे गांव का पूरा माहौल आर्य समाजी था। तो जो वातावरण होता है उसमें ही बच्चा सीखता है, पकता है। और बाबा साहब की जीवनी उन्होंने सुनाई, और उस समय एक पुजारी नाम के कोई व्यक्ति हुआ करते थे जिन्होंने हिंदी में पहली बार बाबा साहब की जीवनी लिखी, शायद पंजाब के थे, क्या वो एक ही हिंदी में जीवनी मिला करती थी। वो उसको मैंने पढ़ा और वो मेरे जहन में बनी रही बात तक। आत्मकथा मैंने अब आकर बेशक लिखी, लेकिन आत्मकथा के अनुभव बहुत पुराने रहे।
लिखे हुए को भी मैंने देखे 20 साल पुरानी चीजें निकाल के लिखी। अभी दूसरा भाग आया तो उसमें फिर मैंने जो बचा हुआ था, जो मेरा जिंदगी को ढूंढते हुए जो मैंने दूसरा भाग आया, या तीसरे भाग के लिए जो मैंने चीजें रखी हैं, तो उसमें जो जीवन में मिला तो अनुभव के तौर पर, दृष्टि के तौर पर, प्रेरणा के तौर पर बाबा साहब से बड़ी चीज कोई मिली नहीं। तो जितने भी और मिले थे, चाहे आर्य समाजी थे या वामपंथी थे या तमाम तरह के जो लोग थे, वो कम पड़ गए। इसलिए कम पड़ गए कि जो दृष्टि या जो लक्ष्य या जो दिशा बाबा साहब ने हमें दी, वो हमारे आत्मसम्मान की ओर ले जाती है। अस्पृश्यता के खिलाफ उसमें जो है एक विचार आता है जो मनुष्यता के लिए बहुत आवश्यक है। मैं आज भी सोच रहा था उनके वो पढ़ते हुए कि उन्होंने कहा कि अस्पृश्यता जो है वो हमारे लेखकों के लिए बहुत बड़ा प्रश्न बन गई। आप देखेंगे दया, पवार और तमाम लोग जो बाबा साहब से प्रेरित हुए, वो उनका सेंटर पॉइंट समस्या अस्पृश्यता, और अस्पृश्यता पर बाबा साहब ने 1920 में ही, जब तिलक कह रहे थे स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, तब बाबा साहब कह रहे थे अस्पृश्यता निवारण हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो आप ये समझिए कि स्वराज के बराबर वो अस्पृश्यता निवारण की व्यवस्था को देख रहे थे। इसीलिए वो कह रहे थे कि स्वराज ऐसा हो जिसमें हमारा भी राज्य हो। तो जब वो चीज सामने आती है और देखते हैं कि वो जो कहते हैं उसके लिए करते क्या है, तो जब उनका कृतित्व सामने आता है, उनका सृजन सामने आता है, वो सृजन फिर हमारे सृजन को इंस्पायर करता है, प्रेरित करता है। जब उन्होंने अपनी आत्मकथा में ये सब कह दिया, आपने देखा छोटे छोटे जो संस्मरण हैं उनके, और इतने प्रभावी हैं, और प्रभावी नहीं, वो गहरे बैठे हुए हैं। गोलमेज सम्मेलन में वही संस्मरण जाके उनको प्रभावित करते हैं। जब वो कोलंबिया यूनिवर्सिटी में जाके कास्ट पर लिखते, तब भी वो संस्मरण उनके बचपन के, उसमें एक जो पौधा है वो विचारों का, स्मृतियों का, वो फूलता है, फलता है। इसी तरह से जो छोटी छोटी घटनाएं हमारे जीवन में बचपन में घटित हुई, उन घटनाओं को व्यक्त करने की शक्ति बाबा साहब ने दे दी। ये मेरे लिए नवसृजन है कि अभिव्यक्ति की ताकत दे दी। मैं अछूत हूं ये कहने की ताकत दे दी, मेरे साथ अन्याय हुआ है ये कहने की ताकत दे दी। समस्या ये थी कि लोग सह तो रहे थे, कह नहीं रहे थे, और कहा नहीं गया तो फिर उसका इलाज भी नहीं हुआ। जब तक मर्ज या बीमारी आइडेंटिफाई नहीं हो तो इलाज कहाँ से होगा। तो ये जो बाबा साहब ने हमें रोग को पहचानने की दृष्टि दी और फिर इलाज का रास्ता दिखाया, वो मेरे जीवन में एक नव सृजन के तौर पर लगातार आज भी वो सृजन बना हुआ है। आपसे बात करके एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि आपने कहा पहले मैं आर्य समाज से उनके प्रभाव में था, और जब बाबा साहब को पढ़ा तो फिर उनकी तरफ आकर्षित हुआ, और मुझे लगा कि वो रास्ते के बजाय ये रास्ता ज़्यादा उचित था। ये लोग कम स्वीकार करते हैं, आपने इसको सहर स्वीकार किया, मैं बड़ा खुश हूँ आपसे। और निष्पक्षता भी है, कि ईमानदारी है एक लेखक की। तो उधर के लोग कहाँ तक लगा कि उसमें बाबा साहब आ रहे हैं? प्रत्यक्ष रूप से तो कम ही हम लोग करते हैं, अप्रत्यक्ष ही रहते हैं। तो नावारिस जी बताएं। देखिए, एक चीज़ तो ये, चूँकि जब भी हमारी सामाजिक पृष्ठभूमि जो होती है वो हमारी रचनात्मकता को प्रभावित करती है, यानी रचनात्मकता को प्रभावित भी करती है, और रचनात्मकता मैं कहता हूँ शायद उसको जन्म देने के कारकों में भी जो प्रबल कारक होता है उसका वो सामाजिक परिवेश होता है। डॉक्टर अम्बेडकर ने जो एक बड़ा काम किया, उन्होंने इस देश की, जिसे हम यथार्थ कहते हैं, वास्तविकता कहते हैं, उस यथार्थ को इतनी गहराई से समझा, इतनी गहराई से उसका विश्लेषण किया जिसका पहले ठीक से नहीं किया गया था। और माने उसको साहित्य में भी उसको उस तरह से नहीं देखा जा रहा था। हम अक्सर कहते हैं कि साहित्य समाज का दर्पण होता है, या और भी बहुत सारी बातें, मगर समाज में जाति थी, साहित्य में जाति नहीं थी। तो डॉक्टर अम्बेडकर ने जाति के प्रश्न को एड्रेस किया। वो जैसा अभी कहा कि भाई अस्पृश्यता को, वो आगे बढ़ते गए इसमें, यही नहीं रुके, वो हर चीज में आगे बढ़ते गए। वो उनका पूरा का पूरा जो एक जीवन है उसे आप देखेंगे लगातार विकासमान जीवन है, डेवलप करते हैं वो हर बार। पहले वो किसी चीज के लिए लड़ते हैं, फिर उसको छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं, दूसरी लड़ाई शुरू करते हैं। तो ये सब जब साहित्य में आया तो साहित्य भी उसी तरह से विकसित हुआ। आपने जैसा पूछा कि उधर के लोग में, अब जानते हैं कि विचारधारा जो होती है साहित्य में वो बिल्कुल सीधे सीधे नहीं आती है। जी। ये सही है कि अम्बेडकर मेरे अवचेतन में थे, मगर जब मैं उपन्यास लिख रहा था तो वो आत्मकथा से अलग है, वो जीवनी से अलग है। वो एक ऐसा मिश्रण है जिसमें कल्पना भी है, और वो एक ऐसी चीज है जिसमें वह रोचकता होनी चाहिए कि विचारधारा के कारण वो बाधित ना हो।
कई बार रचना, खासतौर से कहानियां और उपन्यास जो होते हैं, वो विचारधारा के अतिशय प्रभाव के कारण या अतिशय दबाव के कारण प्रभावित हो जाते हैं, वो प्रभावित और बोझिल हो जाते हैं। और किसी भी रचना की पहली शर्त होती है कि उसके अंदर रुचि हो, पाठक की रोचकता होनी चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि इस उपन्यास की बात ना भी करूँ, किसी भी रचना के कह रहा हूँ, दलित साहित्य के बारे में कह रहा हूँ, उधर के लोग को छोड़ें इस वक्त तो, या मेरी कहानियों को छोड़ें, जितनी कहानियां दलित साहित्य में या उपन्यास आए हैं उनमें आप पाएंगे प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से, वो दोनों हैं। मेरे उपन्यास में तो खैर प्रत्यक्ष रूप में दिखाई दिए हैं। मैंने ना केवल डॉक्टर अम्बेडकर हैं, डॉक्टर धर्मवीर जी भी हैं, उसमें डॉक्टर चंद्रभान प्रसाद जी भी हैं, वो सब एक स्वप्न में दिखाई दे रहे हैं वहाँ पर। कमल भारती जी भी हैं, तमाम उसमें जो दलित साहित्यकार हैं वो लोग भी आए। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड या मेरे सबकॉन्शियस में वो रहे होंगे, तभी वो दृश्य विधान हुआ है। तो इस तरह से हमारी रचनात्मकता को वो प्रत्यक्षता और अप्रत्यक्षता प्रभावित करते रहे हैं, और मुझे लगता है कि आगे भी करेंगे, क्योंकि अभी बहुत सारे पक्ष छूट रहे हैं। अभी हम शायद कुछ चीज़ों पर ही फोकस कर रहे हैं कहानियों में और उपन्यासों में, मगर हमें उन सौंदर्य के उन भावों पर, उन पक्षों पर भी पहुंचना है जहां हम अभी थोड़ा शायद रुक रहे हैं। आपने बहुत अच्छी बात कही कि जब विचारधारा लेखन पर प्रभावी हो जाती है तो उसकी रोचकता लगभग खत्म होने लग जाती है। तो रोचकता भी बनाए रखना है और विचारधारा भी रहे। हाँ, असल में रचना एक उत्पाद है जी, इसलिए वो जरूरी है कि उसमें रोचकता बनी रहे। मैं ये चाहता था कि विचारधारा भी रहे, रोचकता रहे। ये डिबेट है। मान्यता है। सो मैं फिर आपके पास आ गया। पंकज जी, बताएं कि बाबा साहब और जिनके लिए उन्होंने लिखा, जिनके लिए उन्होंने बात की, जिनके लिए उन्होंने पूरा अपना जीवन स्वाहा कर दिया, उनकी उस बात को आप अपनी... देखिए, मैं कास्ट डिस्कोर्स का कवि अपने आप को मानता हूँ। जाति विमर्श का मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ शोषण, जुल्म, अत्याचार का आप वर्णन करते रहिए। ठीक। बाबा साहब ने अपने लिटरेचर में इस बात का परोक्ष रूप से इशारा किया है। आज हम देख रहे हैं कि जातियों के बीच में भी जातियां हैं, जातियां, उपजातियां। ये पिछड़ी जातियों में सबसे भयंकर रूप में है, दलितों में भी है, यहां तक कि यह आदिवासियों में भी है। तो देखिए, जाति विमर्श की रचनाओं का जो नया परिप्रेक्ष्य है वो इस तरह से बन रहा है। डॉक्टर आम्बेडकर ने हर एक तरह की बुराई के खिलाफ, हर एक तरह की जातिगत अस्पृश्यता के खिलाफ, मतलब सबको न्याय देने की बात की है। बाबा साहब के जो लोग हैं, हाँ, वो कौन है आपकी दृष्टि? बाबा साहब के लोग 85% जो जनता है वो बाबा साहब के लोग। उदाहरण, दलित, पिछड़ी जाति के लोग, आदिवासी, अल्पसंख्यक। आज इन 85% लोगों का यदि कोई नेता हो सकता है, कोई हीरो हो सकता है, तो वे डॉक्टर आम्बेडकर है। मैं इसमें कॉम्प्लीमेंट करना चाहूँगा। जी, ऐसे जी, जी, बहुत सारे और भी वर्ग हैं, मतलब इनके जो आपने बताए, जिन्हें हम सामान्यतः दूसरे वर्गों में गिनते हैं, उनमें भी बहुत सारे संवेदनशील लोग हैं और वो उस तरह की भाव रखते हैं कि इसमें बदलाव होने चाहिए। जी जी। तो उन समर्थकों को ऐसे, मुझे लगता है कि उनको छोड़ देना इस तरह से वो शायद नहीं, बिल्कुल नहीं। आपकी बात से मैं सहमत हूं। हाँ सर जी। बाबा साहब को ही देखें, जिस दिनों मनुस्मृति दहन हुआ था, बिल्कुल उन दिनों पिछड़ी जातियों के नेताओं ने प्रस्ताव रखा कि डॉक्टर अंबेडकर, आप ये निर्णय लीजिए कि आपके आंदोलन में कोई ब्राह्मण नहीं आएगा, और जब आप ऐसा तय करेंगे तो आपके पूरे आंदोलन को पिछड़ी जातियों के लोग चलाएंगे। बाबा साहब ने वहां कहा कि मेरा किसी ब्राह्मण से विरोध नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल, ब्राह्मणवाद से विरोध है। व्यवस्था, और मैं ये रास्ता बंद नहीं करना चाहता कि कोई प्रगतिशील या जो भी न्यायप्रिय है, समता पसंद है, इंसानियत पर वो सारे व्यक्ति हमारे सारे लोग उसमें आ सकें। तो और ये उनके पूरे चरित्र में, पूरे कार्य में दिखता है। जो नहीं समझेगा विचार को, वो चाहे पिछड़ा हो या चाहे दलित भी हो, वो किसी काम का आदमी नहीं है। आप ये देख लीजिए, जब से बाबा साहब का आंदोलन चला, आज तक भी पिछड़ी जातियों ने ही ज्यादा से ज्यादा विरोध किया। अस्पृश्य लोगों का उत्पीड़न के जो रिकॉर्ड मिलते हैं वो आज भी उन्हीं के द्वारा अधिक हो रहे हैं। ये अलग बात है कि जब वो समझ जाएं और मिलके, चूंकि सभी शोषित हैं, तो वो बाद की बात है। लेकिन जो यथास्थिति है, जो व्यवहार में होता है, वो पिछड़ी जातियों के वैचारिक पिछड़ापन के कारण भी होता है। लेकिन मैंने ये जो देखा है अब तक का जो लेखन, और उसमें कई बार वह वर्ग जिसके लिए बाबा साहब ने अपना सर्वस्व लुटा दिया,
उनकी लेखन में भी या उनकी बातों में भी वो बात नहीं होती, और कई बार तो वो उन लोगों से जो दमनकारी लोग हैं, जिन्होंने समाज में शोषण की बातें की हैं, उनसे भी ऊपर हो जाते हैं। इस वर्ग के लोगों की भी मैं बात करता हूँ। तो बाबा साहब की बात उनके लिए नहीं है, बाबा साहब की बात उन सब लोगों के लिए है जिनके मन में करुणा है। जैसे नावरिया जी ने शुरू में ही बोल दी थी वो सेंटेंस, करुणा है, दया है, विनम्रता है, बंधुत्व है, विश्व मैत्री है, प्यार है। अब एक बात और मैं जानना चाहूँगा नावरिया जी आपसे, आज जो लेखन हो रहा है वो नवसृजन की कितने नियर है, कितने उसके पास में है? सारे राइटर्स की बात करूंगा मैं, बिल्कुल दलित लेखन की बात नहीं कर रहा, मैं समग्र की बात करता हूँ। अब बताएं सर। देखिए, हिंदी साहित्य में एक समय ऐसा आ गया था, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं तो राजेंद्र यादव जी को कोट कर रहा हूँ। राजेंद्र यादव जी ने कहा था कि एक समय ऐसा आ गया था कि सब कुछ रुक गया था साहित्य में। भविष्य में हमें दिखने लगा था कि ये फोर्सेस जो हैं, ये ताकतें जो हैं, जो लेखन की नई ताकतें हैं, वो आगे आ रही हैं और वो आगे आएंगी। वो उन्होंने एक उदाहरण देते हुए, दृष्टांत देते हुए कहा था, तो हमने उसको स्वीकार कर लिया और हमने उसे मौका दिया। साहित्य जो होता है वो अक्सर ऐसा होता है कि एक समय के बाद साहित्य में एक ठहराव आ जाता है, तो नई रचनाएं जो हैं वो पुनरावृत्ति करने लगती हैं। तो ये जब स्त्री साहित्य और दलित साहित्य आया, जैसा कि अभी और दूसरे विमर्श भी आ रहे हैं, ये उसको समृद्ध करते हैं आकर। तो ये नवसृजन ने हिंदी साहित्य को एक तरह से पुनः यौवन दिया, उसको सींचा नए तरीके से, जो फसल पुरानी पड़ चुकी थी उसमें जीवन डाल दिया। और इसलिए ये नवसृजन के प्रतीक हैं डॉक्टर अंबेडकर, क्योंकि जिन वर्गों को वो उस समय एड्रेस कर रहे थे, यानी अपने समय में, आजादी से पहले भी और आजादी के बाद भी, जैसे छोटा सा मुझे अक्सर कबीर का एक पद की एक पंक्ति याद आ जाती है कि अवधू बेगम देश हमारा, अवधू बेगम देश हमारा, राजा रंक फकीर बादशाह, सबसे कहूं पुकारा, जो तुम चाहो परम पद को, आओ देश हमारा। ये कबीर कह रहे हैं। अब देखिए, जब डॉक्टर अंबेडकर आते हैं अपने प्रियम्बल में, जब आप संविधान लिख रहे हैं, तो उसमें वो व्यक्ति जो पूरी जिंदगी अस्मिता की लड़ाई लड़ता है, पहचान की लड़ाई का संघर्ष करता है, वो कहता है व्यक्तिगत गरिमा। तो ये एक इतना बड़ा शिफ्ट है। आप सोचिए कि एक व्यक्ति जो समूह के लिए लड़ रहा था, मगर उन्होंने किसकी रक्षा की बात की? वैयक्तिक गरिमा की रक्षा की बात की। तो ये है एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचना उनका। दलित साहित्य आज इसलिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसने एक छोर से दूसरे छोर तक दोनों छोर पकड़े हुए हैं। और ये इसलिए पकड़े हुए हैं क्योंकि उनके मूल में, उनकी जड़ों में डॉक्टर अंबेडकर का विचार पोषण दे रहा है उनको। तो इसलिए ये नवसृजन है, क्योंकि इससे पहले उस ढंग से हिंदी साहित्य में कुछ हुआ ही नहीं था। मैं सर के पास आता हूँ। अक्सर मैंने एक बात सुनी है, लोगों को कहते कि दलित साहित्य में पुनरावृत्ति आ गई है, वो ठहराव था सो वही चल रहा है। सर वो तो हो गई। आपको एक ताज़ा उदाहरण दूं कि मैंने अभी एक नया प्रयोग किया, एक कहानी लिखी हंस में, गुस्ताख, और उसका रिएक्शन आप देखेंगे। जो आप 85 वाली बात कर रहे थे, तो मैं खुद उस प्रयोग से देख रहा हूँ कि ये तो बहुत पहले मुझे ये बात, इस तरह की कहानी लिखनी चाहिए थी। आपने ये जो बात कही कि ठहराव वाली बात, पुनरावृत्ति की बात, एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है। आज़ादी दो, अंग्रेजों भारत छोड़ो, 1857 से 1947 तक कितनी बार दोहराई गई, कितनी बार दोहराई गई ये बात। बिल्कुल जी। तो क्या इसको ये कह दिया जाए कि ये पुनरावृत्ति है, इसको छोड़ दिया जाए? बिल्कुल। 200 साल तक काले लोग, अश्वेत लोग अपने रंग भेद के खिलाफ लड़ते रहे। हर कविता में उनके आया, हर कहानी में उनके आया, हर आंदोलन में उनके आया। तो क्या इसलिए उसको कहा जाए कि तो पुनरावृत्ति है? हाँ। इसी तरह से भारत में अस्पृश्यता को समाप्त करो, भाईचारा लाओ। अस्पृश्यता के कितने रूप आए हैं ये तमाम कहानियों में मिलता है, चाहे नए नए रूप, चाहे तो आवास को लेकर हो, चाहे आपकी सेवाओं को लेकर हो, चाहे आपके रहन सहन को, चाहे आपके जो सहकर्मी हैं उनके बीच हो। तो फिर उसके रूप बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन मुख्य मुद्दा है, मुख्य समस्या वो बार बार तब तक दोहराई जाएगी जब तक वो रहेगी, और वो दोहराई जानी चाहिए। क्योंकि बीमारी है तो बीमारी जब तक है तब तक इलाज की बात होती रहेगी। जी, अभी मैंने एक कहानी लिखी थी, काश तुम समझ पाते। उसके अंत में ये है कि जो दलित वर्ग के व्यक्ति हैं वही बाबा साहब को, जो ज़्यादा बहुत ज़्यादा पढ़ लिख गए और या बहुत ज़्यादा समर्थ हो गए, वही बाबा साहब को भुला देते हैं। अंत में यही है। तो एक सवर्ण समाज का व्यक्ति है, वो ये कहता है कि तुम्हारी वर्ग के लोग अगर उन्हें मान लेते ईमानदारी से तो आज ही नौबत नहीं आती, काश तुम उन्हें समझ पाते। जब मैंने ये लिखी तो मेरे कुछ साथियों ने उस पर, मेरे ही वर्ग के लोग, उन्होंने कहा कि आप ऐसी बातें क्यों करते हैं, ऐसा क्यों लिखा। मैं आपसे भी और सर से भी और सर से भी ये जानना चाहूँगा कि जो दलित वर्ग का व्यक्ति लिखता है, क्या उसे अपनी कमियों पर इंगित नहीं करना चाहिए? बिल्कुल।
क्या नवसृजनवाद ये नहीं कहता कि अपनी ही कमजोरियों को भी तो आप लाएंगे समाज में? बताएं सर, ये बात कहाँ तक ठीक थी, कहाँ तक गलत? मैं यही बात कह रहा था। मैं इसका समर्थक हूं कि कमियों का भी चित्रण होना चाहिए। हाँ, तभी हम अपने में सुधार कर सकते हैं। आत्मालोचना जब तक नहीं होगी, किसी भी डिस्कोर्स की प्राथमिक शर्त है आत्मालोचना करके ही हम आगे बढ़ सकते हैं। जी सर बताएं। हालांकि इस बात पर दूसरे लोगों ने ये भी कहा कि नहीं आपने बहुत अच्छी कहानी लिखी, हालांकि मैं उनसे खुश नहीं हूँ। वो ये सोच रहे हैं कि मैंने अपने समाज की कोई बात कह दी, ऐसा नहीं है। मुझे लगता है कि हमें अपनी भी कमियों को सर बताएं। जो बौद्धिक विमर्श है उसमें दलित साहित्य को लेकर ईमानदार टिप्पणीकारों का बहुत अभाव है। तो संकट ये हो जाता है कि जैसे ही आपने आत्मालोचना की तो आपको फिर उन्होंने ये मान लिया कि ये जी बुराई आदमी है। हाँ, और ये अपने ही वर्ग का नहीं हो रहा तो हमारा कैसे और फिर होगा? वो खुद आके कहेंगे कि ये तो समाज का ही भीतर घाती है। हाँ। तो ये तो समाजद्रोही है। तो उसके लिए एक स्वस्थ आलोचना भी चाहिए, स्वस्थ मस्तिष्क भी चाहिए जी। और जैसे ही आप अपने अपराधों को स्वीकार करते हैं, रामशरण जोशी ने एक बार, आपको मालूम है, हंस में उन्होंने लिख दिया और उसका नतीजा क्या हुआ, उनको नौकरी से बाहर होना पड़ा और तमाम। तो हमारे समाज की समस्या ये भी है कि आदमी के कबूलनामे को कबूल करने की क्षमता का अभाव है। लेकिन जब तक आप आलोचना नहीं करेंगे तब तक आप सुधार भी नहीं कर पाएंगे और तब तक आप कुछ पुख्ता काम कर भी नहीं पाएंगे। आलोचना बहुत जरूरी है, आत्मालोचना खासकर। हाँ। अपने आप को देखते जाना, निष्पक्ष और ईमानदारी। नवरी सर, मुझे याद आ रहे हैं कबीर और उनका वो दोहा, निंदक नेड़े राखिए आंगन कुटी छुपाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। आप देखेंगे कि ये कबीर का कहा है, मगर मुझे लगता है साहित्य की कसौटी है। ये सिर्फ मैं किसी एक जाति या धर्म के या किसी एक क्षेत्र के साहित्य की मैं विश्व साहित्य को देखता हूँ और उसमें देखता हूँ कि जिन लोगों ने आलोचना को स्वीकार किया या आलोचना से कुछ सीखा, वो पानी बहा और उसमें निर्मलता आई जी। और जो पानी रुक जाता है, यानी जो आत्ममुग्धता का शिकार हो जाता है, वो साहित्य भी रुक जाता है और उसके जो एड्रेसेस हैं, जो संबोधन है, जिन समस्याओं को या जिन वर्गों के प्रति उसकी दायित्व है, वहां भी वो एक संकुचित दायरे में चला जाता है। तो उस संकोच को, उस संकुचित दायरे को अगर हमें आगे बढ़ाना है, बड़े व्यापकता देनी है, जी। क्योंकि आज वो लोकल है, कल वो ग्लोबल होगा। ग्लोबल तब होगा जब हम उन आलोचनाओं को स्वीकार करेंगे। और आत्मालोचना भी जाहिर है, आप दोनों ने कहा ही उस बात को कि आत्मालोचना जरूरी होती है और वो इसलिए भी जरूरी होती है कि आपको पता होना चाहिए कि आप कहाँ तक लिख चुके हैं और आप क्या नया लिख रहे हैं। खुद कितने पानी में खुद कितने पानी में है। रूसो की आत्मकथा पढ़ी होगी, माय कन्फेशंस जी, बताएं। पूरी तरह से उनकी आलोचना ही है। वो कितने निकृष्ट आदमी थे, इसी का वर्णन किया है उन्होंने। हाँ, तो इंसान रहेंगे तो कमियां तो रहेंगी। क्या थोड़ी सी एक बात और आपसे कर लेते हैं, एकदम अलग सा सवाल है। जो आज दलित साहित्य लिखा जा रहा है उसमें नव सृजनवाद कहाँ तक है, कितना है, और नए लेखकों से क्या इसका अपेक्षाएं कर रहे हैं हम? देखिए, टिकाऊ साहित्य गहराई चाहता है, लेकिन देशकाल परिस्थितियां कई बार ऐसा माहौल, ऐसी मजबूरियां पैदा करती है। जैसे आज जब हम साहित्य की बात कर रहे हैं तो आज एक दिन में ही कोई आदमी लिखकर चर्चित हो सकता है, 4 दिन में कोई एक कहानीकार जो देश भर में फैल सकता है। लेकिन वो, जैसे मैंने पिछले दिनों एक इंटरव्यू में कहा भी था कि जैसे फास्ट फूड वाली जो प्रवृत्ति है कि जितना जल्दी पकाया और जितना जल्दी खाया, तो जल्दी जल्दी चीजें मिल तो जाएंगी, ड्यूरेबिलिटी नहीं होगी और ठहर के सोचेंगे नहीं। इसीलिए मैंने खुद अपनी आत्मकथा में या कविता में ये बात महसूस की कि ठहर ठहर कर रचा जाएगा, वो असरदार भी होगा और वो रुकेगा भी। इसीलिए मैंने कई रचनाएं 10-10 साल तक उन पर सोचा है और बहुत बार उनको रिवाइज किया है और सुधार किया है। तो मुझे ये लगता है कि थोड़ा समय देने की आदत नवसृजन को भी होनी चाहिए ताकि वो दूर तक जा पाए। जितनी कमान पीछे खींचेगी उतनी तीर आगे की तरफ से जाए। नहीं, मैं तो ये समझता हूँ कि जो अभी नए लोग आ रहे हैं उनको परंपरा का बोध होना चाहिए और अगर उनको परंपरा और वैचारिकता का ठीक से समझ बन जाएगी, उनकी अंडरस्टैंडिंग होगी, तो वो जो लिखेंगे उसमें, जैसा कि कहा कि उसमें गहराई भी होगी
और उसमें टिकाऊ यानी एक ठहराव भी होगा, क्योंकि वो दूर तक का साहित्य होगा। क्योंकि हम जानते हैं कि साहित्य जो है वो मैराथन की दौड़ होती है। ये नहीं कि आज हम उसमें दौड़ लिए 100-200 मीटर 500 मीटर और बैठ गए, नहीं, हमें एक लंबे समय तक दौड़ते जाना होता है। और वही शायद मुझे लगता है वही साहित्य टिकता भी है। चाहे आप प्रेमचंद को देखें या किसी और बड़े आइकन को देखें जो हिंदी साहित्य के प्रतीक हों, आप उसको देख सकते हैं, उन्होंने लंबे समय तक साहित्य। लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण बात बताई कांवरिया जी ने, और इसमें जो है मुझे ऐसा लगता है कि जो नवसृजन में जो एक खामी दिखाई पड़ती है, खामी ये कि वो अपनी पृष्ठभूमि या अपने साहित्य की पृष्ठभूमि या अपने वैचारिक पृष्ठभूमि या अपने सीनियर्स को ऐसे कहिए, उनको बाईपास करके वो ये कोशिश करते हैं कि मैं उनसे बड़ा हूं या उनसे ज्यादा महत्वपूर्ण। यही मैं लाना चाह रहा था आप। जी ये इससे बचना चाहिए। और चूंकि हमने जब अपने सीनियर से, अपने पूर्वजों से लिया है, चूंकि वो एक पृष्ठभूमि तैयार नहीं करते तो हम यहाँ नहीं होते, तो फिर ये हमारा फर्ज भी बन जाता है कि हम उनको याद करते हुए आगे बढ़े। ठीक है, उनमें हमें कुछ कमियां दिखाई पड़ी होंगी, उन्हें तो और ज्यादा बेहतर कर सकते हैं। लेकिन आप देखिए, जब कार्ल मार्क्स ने हीगेल के बारे में एक बार कहा कि वो जो है दर्शन की दुनिया में, मैंने उसे पाया कि वो सिर के बल खड़ा है और मैंने कुछ नहीं किया, मैंने उसे सीधा कर दिया है, लेकिन वो मेरा गुरु है। अब ये बड़ी विडंबनात्मक बात थी कि वो गुरु कैसे है जिसको सीधा किया है। तो उन्होंने कहा कि अगर उन्होंने ये प्रयोग नहीं किया होता तो मैं सीधा किसे करता। तो इसी तरह से अगर हमारे पूर्वजों ने, हमारी पृष्ठभूमि ने, हमारी परंपरा ने अगर हमें कुछ दिया नहीं होता, तो चाहे वो खराब ही हो, चाहे वो हम अपने को कहें कि हमने बहुत उत्कृष्ट साहित्य दे दिया, तो ये उत्कृष्ट भी नहीं आता। तो इसलिए नवसृजन के लिए एक जिम्मेदार सृजक होना चाहिए। जैसे अभी हम आपसे शुरू में मिले थे, आप कहा था आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि हमारे सर हैं जिनको मैंने पढ़ करके लिखना सीखा, नावरिया जी से भी मैंने सीखा, पंकज जी से भी। तो मुझे लग रहा है हम जिनसे सीखते हैं उनका भी मान सम्मान रखना चाहिए, मान सम्मान उन्हें रखना चाहिए। ये आपकी विनम्रता है। और सबका आभार व्यक्त करता हूँ। नवसृजन के प्रतीक डॉक्टर अंबेडकर। अभी आप ये परिचर्चा सुन रहे थे। प्रतिभागी थे वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर शिवराज सिंह बेचैन, वरिष्ठ लेखक और कथाकार डॉक्टर अजय नावरिया, वरिष्ठ कवि और समीक्षक श्री पंकज चौधरी और वरिष्ठ कवि और कथाकार डॉक्टर पूरण सिंह। परिचर्चा का संचालन कर रहे थे डॉक्टर पूरण सिंह। इसी के साथ साहित्यिकी का ये अंक अब यहीं संपन्न होता है। प्रस्तुति सहयोग कीर्ति बैद, प्रस्तुतकर्ता मधुरिका श्रीवास्तव।